गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग स्नेल्स लॉ कंप्लीट किए थे और क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बनाने, जिसमें एक क्वेश्चन आपको हम करवाए थे और एक क्वेश्चन लिख के हम वहीं पे आपको बात को रोक दिए थे लेक्चर नंबर 2। वही से आज हम लोग बातें स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं बच्चों कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज करवाया जाएगा आपको वो सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए ढंग से एकदम मन लगा के कॉपी में लिखेंगे और ढंग से बातों को समझेंगे। तो आइए, आपका क्वेश्चन था बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों, शॉर्ट में इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे, TIR, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको इस नाम से TIR। हिंदी लिखेंगे पहले, हिंदी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चल रहा था रिफ्रैक्शन, एक रिफ्लेक्शन कहां से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन उसी में रिफ्लेक्शन आया है। इसका मीनिंग क्या है नहीं है वो सारा चीज हम लोग समझेंगे। पहले तो क्वेश्चन तो लिखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आइए बच्चों, एकदम ढंग से एक क्वेश्चन का ये आंसर देंगे, लेकिन कई एक क्वेश्चन आगे इससे बनेगा, इसलिए इस टॉपिक को ढंग से समझेंगे आप। हिंदी हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। आइए बच्चों, मान लीजिए कि एक सरफेस है जो दो मीडियम को अलग अलग कर रहा है। एकदम शांति से देखते रहना है। एक सरफेस है बच्चों जो दो मीडियम को इस तरह से अलग अलग कर रहा है। इसके ऊपर कोई और मीडियम है और इसके नीचे कोई और मीडियम, ठीक। तो इधर जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख देता हूं बच्चों μ2, और नीचे जो मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं लिख देता हूं μ1, ठीक। ध्यान से, μ1 μ2 कर देने का मतलब है कि इस सरफेस से ऊपर, यानी इससे ऊपर कोई और मीडियम है और इसके नीचे कोई और मीडियम है, ठीक। और यहां यह भी कंफर्म मैं करता हूं बच्चों कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। अब देखो, ये लिखने का क्या मतलब हुआ, मैंने लिख दिया कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यानी बच्चों नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ऊपर वाले मीडियम से। इसका मतलब है, याद कीजिए क्या बताए थे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो वो मीडियम होता है डेंसर। यानी ये कौन सा मीडियम है बच्चों? डेंसर, हिंदी बोले तो सघन माध्यम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो होता है रेयरर। तो μ1 का ज्यादा है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये डेंसर हुआ, और इसका कम है तो ये क्या हो गया? रेयरर मीडियम। बच्चों ये हो गया आपका रेयरर मीडियम, हिंदी में सघन माध्यम, और ये हो गया विरल माध्यम। अब देखिए, एक काम करते हैं, एक चीज पहले जान लीजिए। जब लाइट, आपको तो पता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो अपने पथ से थोड़ा, यानी अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट कर जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन एक बात सुनिए, जब लाइट डेंसर मीडियम से, बच्चों जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से, यानी अभिलंब से थोड़ा सा दूर हो जाएगी। फिर से, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब रेयरर से डेंसर में जाती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो नॉर्मल की तरफ आ जाती है, यानी टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर है बच्चों? हमने क्या बोला है, रिपीट कीजिए कि जब लाइट, ये लिखवाने वाली बात नहीं है, ध्यान रखिए, यूज होगा। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, रेयरर टू डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और जब डेंसर टू रेयरर जाती है, यानी सघन से विरल में, तो नॉर्मल से दूर हो जाती है।
तो आइए यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, एकदम स्वाभाविक ढंग से देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए यहां पर, इसको बोलिए 1, पार्ट 1 में हम लोग बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल ड्रॉ किए और एक लाइट को कुछ एंगल पर यहां से हम भेजे, किससे? मीडियम 1 से बच्चों हम भेजे मीडियम 2, मीडियम 1 से भेजे मीडियम 2 में। देखिएगा सब, तो अभी क्या बताएं, देखिए ना, डेंसर से कहां जा रही है? रेयरर में, यानी सघन से विरल में। तो ये क्या करेगी? नॉर्मल के तरफ की नॉर्मल से दूर, तो बच्चों नॉर्मल से दूर, तो नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल है तो इससे दूर ऐसे जाएगी। तो ये लाइट इस तरह से थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हो जाएगी। देखते रहना, देखिए डेंसर मीडियम में कुछ एंगल पे हम भेजे, रेयरर मीडियम में जाके नॉर्मल से दूर होकर कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई, बिल्कुल सही है। अब दो में फिर एक इसी सरफेस पर एक अलग से फिर नॉर्मल डालिए, सब आदमी ध्यान से देखेगा, फिर नॉर्मल डालिए। अब फिर लाइट को भेजिए डेंसर से रेयरर में, लेकिन पहले जितना एंगल पर भेजे थे उससे अब ज्यादा एंगल पे भेजिए, यानी एंगल बढ़ाते जाइए। अरे भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण, जिस पर लाइट को भेजते उसको आपतन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते चलिए, पहले कुछ पर भेजे, अब उससे कुछ ज्यादा पर भेजिए, देखते रहना, उससे कुछ ज्यादा किए, बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ना, इससे ज्यादा कर दिए। तो जब आप सोचिए, जब डेंसर मीडियम में एंगल बढ़ाएंगे तो रेयरर मीडियम में पहले जो भागा था उससे और दूर भागेगा, तो इधर भी एंगल बढ़ेगा, इधर भी एंगल बढ़ेगा, और ऐसे हो गया, और ऐसे हो गया। आप बढ़ाते जा रहे हैं, डेंसर मीडियम में आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो इधर रेयरर मीडियम में आपतन कोण भी बढ़ते जा रहा है। ये 2 की बात है, 2 की बात है। अब फिर कीजिए और बढ़ाइए, बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ाइए, और नॉर्मल डालिएगा और बढ़ाइए। मान लीजिए अब आप इधर बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए हैं बच्चों, इतना आप बढ़ा दिए हैं कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आप इतना बढ़ा के कर दिए कि अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो चुका है 90 डिग्री, यानी लाइट इस सरफेस को ग्रेज कर गया। ग्रेज मतलब छू के निकल गया। अरे भाई ऐसे ये बढ़ाते गया तो ये भी बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा ना भाई कि ये 90 डिग्री कर देगा, यानी 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा बच्चों। नॉर्मल से ध्यान दो, नॉर्मल से दूर भागते भागते एक समय ऐसा आएगा कि ये सरफेस को ग्रेज करेगा, छू के निकलेगा। ग्रेज मतलब छू के निकलना, तो सरफेस को ग्रेज कर लिया, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। ये 3 हुआ, केस 3 की बात हो रही है। अब 4 में फिर भी तुम नहीं माना, फिर भी नहीं माना बच्चों, फिर भी नहीं माना तुम, और बढ़ाया। केस 4 में देखिए और आप बढ़ा दिए, इससे भी जितना पर भेजे थे, मान लीजिए किसी एंगल पे आप भेजे, जितना पे 90 हो गया, इसके बाद भी आप बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके बाद भी आप बढ़ा रहे हैं, तो अब देखिए अब तो सरफेस पे सो ही चुका था, और बढ़ाए तो और भागेगा इधर। तो अब बताइए इस सरफेस से नीचे आएगा, तो अब तो जिस मीडियम से, अब तो कोई उपाय नहीं है, जिस मीडियम से गया था उसी मीडियम में लौट आएगा। बताइए, ध्यान से सुनिएगा पहले बच्चों। आपतन कोण का मान डेंसर मीडियम में, केस 4 की बात है, आपतन कोण का मान डेंसर मीडियम में आप बढ़ाते गए तो अपवर्तन कोण का मान रेयरर मीडियम में बढ़ते गया। एक समय ऐसा आया कि बढ़ते बढ़ते ये बाउंड्री पर आ गया, सरफेस के छू के निकल गया, सरफेस को ग्रेज कर गया। उसके बाद भी आप ना माने, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण बढ़ाते गए, तो अब बताइए इससे, अब सरफेस पे आइए, अब इससे ज्यादा आएगा तो जिस मीडियम से गया तो उसी में लौट आएगा। तो बताओ इस केस नंबर 4 में देखो, जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में लाइट लौट आई। ऐसा तो होता था, याद कीजिए, ऐसा तो मिरर में होता है
कि ऐसे आई और ऐसे टकरा के जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में लौट गई, तो बताओ ये रिफ्लेक्शन है कि रिफ्रैक्शन है? ये प्रकाश का परावर्तन है कि अपवर्तन है? तो बच्चों ये परावर्तन है। इसका मतलब यहां तक तो अपवर्तन हुआ, यहां तक तो रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन इसके बाद एक के बार घटने चेंज हो गया, रिफ्रैक्शन होते होते एक के बार हो गया रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब सुनिए, ये रिफ्रैक्शन होते होते क्या हो गया बच्चों? रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां तक 90 डिग्री तक तो अपवर्तन हुआ, उसके बाद क्या हो गया? परावर्तन। अब सुनिए, यहां जितना भी लाइट तुम भेजोगे डेंसर से, इसके बाद मान लीजिए, सोच के देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल जितना पे अपवर्तन को 90 हो गया है, ये एंगल था मान लीजिए 42 डिग्री, मान के चलो गलती ऐसा है कि आपने 42 डिग्री पर भेजा, बढ़ाते 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 42 डिग्री कर दिया, तो इधर अपवर्तन कोण कितना हो गया? 90। अब 42 से हल्का बढ़ा के 42.5 पे या 43 पे जितना भी 500 रे भेजोगे, तो वो सारा का सारा रे लौट के उसी मीडियम में क्या करेगा? लौट आएगा। यानी 500 रे, मान लीजिए 500 रे आप 500 रे को भेज रहे हैं आप, तो टोटल का टोटल 500 का 500 अंदरे अंदरे इसी मीडियम में लौट आएगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है टोटल। टोटल मतलब जितना रे जाएगा वो सब लौट आएगा। इंटरनल यानी अंदर से जाएगा, अंदर लौट के आएगा, जिस मीडियम से जाएगा उसी में लौट आएगा, इसलिए नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूरा लाइट, जितना लाइट जाएगा वो सब वापस लौट आएगा अंदरे इसी मीडियम में। और जबकि जब रिफ्लेक्शन होता है मिरर से बच्चों, तो मान लीजिए 500 लाइट गिरा है, तो मिरर से टकरा के जरूरी नहीं है कि 500 लाइट वापस चला जाएगा। कुछ लाइट को मिरर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। आप सोच, हमारे 500 आप लाइट गिरा है तो बढ़िया क्वालिटी का शीशा है, तो हो सकता है 495 लाइट को भेज देगा, लेकिन 4 गो रे को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो टोटल रिफ्लेक्शन यहां नहीं होता, लेकिन यहां पर होता है टोटल रिफ्लेक्शन होता है। जितना लाइट भेजोगे उतना वापस चलाएगा, इसलिए नाम पड़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले बताओ यहां तक सबको क्लियर है? ठीक। अब जरा देखिए, एक विशेष चीज यहां जानिए बच्चों, एक विशेष चीज जानिए। आप जरा देखो, एक जगह ऐसा आया है जहां पर आप बढ़ाते बढ़ाते इतना एंगल कर दिए, ढंग से सुनना, डेंसर मीडियम में बढ़ाते बढ़ाते आप इतना एंगल कर दिए कि रियर मीडियम में, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो गया है? 90 डिग्री। तो सुनिएगा, सघन माध्यम में यानी डेंसर मीडियम में आपतन कोण का वह मान, चाहे जितना भी मान हो, वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया है? 90 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिटिकल एंगल। डिनोट करते हैं थीटा सी या आई सी। थीटा लिख के सबस्क्रिप्ट में नीचे सी लगाइए, आई लिख के सबस्क्रिप्ट में सी लगाइए। सुनिए फिर से, जिस एंगल के लिए, जिस आपतन कोण के लिए डेंसर मीडियम में जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना हो गया है? 90 डिग्री, उस आपतन कोण का एक विशेष नाम है। क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल यानी बच्चों क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इसको बोलते हैं। अब क्रिटिकल एंगल क्यों बोलते हैं? तो देखिए, क्रिटिकल इस न कहता है डॉक्टर कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, अब कुछ भी हो सकता है, यानी अब 90 हो गया, तब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, यानी थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे तो उसी मीडियम में लौट आए। ये क्रिटिकल कंडीशन है, इसलिए इसको बोलता है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। आपसे पूछा जाता है 2 नंबर में कि क्रांतिक कोण से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे डिफिनेशन बन गया कि सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे थीटा सी से सूचित किया जाता है या आई सी से। बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले लिखवाएंगे, क्वेश्चन आएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन रियर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेंसर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम।
क्लियर हुआ बच्चों? अब आइए, अच्छा बताइए, यहां जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन हो गया है, उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन तब होगा जब आप लाइट को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा अधिक पे भेजेंगे, तब सुनिए आंसर, जो क्वेश्चन अभी लिखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण, रुकिए एक सेकेंड, माइक थोड़ा ठीक कर लेते हैं बच्चों। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक होता है, तो प्रकाश जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जरा लिखिएगा, ये फिगर बाद में बनेगा, पहले आंसर सवाल में लिखिए। मैं बोल देता हूं, लिखिए तो मैं बोल देता हूं, जगह नहीं है, या एक काम कीजिए, रुकिए थोड़ा सा जगह डिफिनीशन, या पहले इसको उतार लीजिए तब डिफिनीशन लिखाएंगे। पहले इसको उतारिए तो सवाल में मिटाएंगे, जल्दी उतारिए। ठीक, आपने उतार लिया, चलिए अब लिखते हैं हम डिफिनीशन आपका। इधर हम डिफिनीशन लिखते हैं, मतलब आंसर, जो क्वेश्चन था उसका आंसर लिखना है। अब देखिए कितना सारा क्वेश्चन इससे बनेगा बच्चों, लिखिए आंसर स्टार्ट करेंगे सवाल में। when आंसर में when ray of light goes from denser medium to rarer medium at an angle greater than the critical angle, then light totally reflected back into the denser medium, and this phenomenon is known as बच्चों, दिस न दिखेगा आपको, इधर लिखता हूं, यहां के बाद इधर आ जाएंगे, देखिए एरो लगा दिया हूं मैं। दिस फिनोमेनन इज नोन एज बच्चों, नोन एज के बाद ऊपर आएंगे, नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए फिगर आप बना लेते, हिंदी लिखे बराबर, आंसर कंप्लीट हुआ। जरा एक बार देख लेते हैं इंग्लिश का, पहले समझा लो। When ray of light goes from denser medium to rarer, हाँ TIR होने के लिए, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा, तब ना नॉर्मल से दूर भागेगा। तो when ray of light goes from denser medium to rarer medium at an angle greater, यानी क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल पे भेजेंगे तो सब लाइट वापस चला आएगा। हिंदी लिखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से थोड़ा अधिक होता है, तो प्रकाश की किरणें पूर्णतः सघन माध्यम में ही लौट आती है। तो प्रकाश की किरणें
पूर्णतः सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए, आपने लिख लिया, अब आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन critical angle and write, लिखें, write to, ये वाला दिख नहीं रहा होगा बच्चों आपको। write to necessary conditions for TIR। बात को समझिए, कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करें, यानी क्रांति कोण क्या है ये बताएं, एवं इसी में कह रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त लिखे, दो कंडीशन को लिखे। अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे कि राइट द टू कंडीशंस फॉर टीआईआर। दोनों में अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा। अभी दोनों को एक साथ मिला दिए कि क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करें और टीआईआर के लिए दो कंडीशन को लिखें। तो हिंदी पहले लिखा तब आंसर पे आते हैं। लिखेंगे, क्रांति कोण को परिभाषित करें, क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्त लिखें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो आवश्यक शर्त लिखें। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। पहले तो ये बताइए कि क्रिटिकल एंगल अभी ना आपको बताए थे। क्रिटिकल एंगल क्या है बच्चों? सघन माध्यम में आपतन कोण का एक मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? 90 डिग्री। उसको हम लोग कैसे देखें अभी एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, रुक जाओ आंसर लिखने से पहले। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, डी मतलब डेंसर, आर मतलब रेयर। यहां नॉर्मल डाले। मान लीजिए आप इतना एंगल पर न भेजे कि इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90, तो समझ जाइए कि ये क्रिटिकल एंगल पर आप भेजे थे लाइट। यानी डेंसर मीडियम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए रेयर मीडियम में अपवर्तन कोण कितना हो जाए 90, उसको हम क्रांति कोण बोलेंगे। तो लिखेंगे आंसर में लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle of denser medium. It is denoted by क्या बच्चों? It is denoted by थीटा सी और आई सी। ये एक पार्ट है और पैराग्राफ चेंज करके दूसरा पार्ट लिखेंगे आंसर का। ये पहला पार्ट है। पहले हिंदी लिखिए, इसका हिंदी लिखिए और इंग्लिश वाले वीडियो को पॉज करके लिखिए हिंदी वाले। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में
अपवर्तन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे थीटा सी या आई सी, देख लो बोर्ड पे, इसे थीटा सी या आई सी से सूचित किया जाता है। चलिए बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। तो वीडियो को रोक के अपना पीछे करके हिंदी सुन लीजिए फिर से, टाइम लग जाएगा ज़्यादा, थोड़ा स्पीड हो जाता है। ऑप्शन है आपके पास, वीडियो को रोक के पीछे करके फिर से सुनिए। अब देखिए, एक पार्ट था, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, दूसरा पार्ट आंसर का, दूसरा पार्ट में 2 पार्ट था, दूसरा पार्ट लिखेंगे। बोला है यहां पे लिखेंगे बच्चों, कंडीशंस फॉर टी, फॉर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं TIR, या फुल फॉर्म लिखिए। कंडीशन बोला था लिखने के लिए, हिंदी वालों के लिए अंडरलाइन करेंगे, लिखे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त। अब पहला पैराग्राफ से लिखेंगे, पहला सुनिए, रुको। TIR तभी ना होगा जब लाइट डेंसर से कहां जाएगा, रेयरर में। बच्चों भाई, डेंसर से रेयरर में जाए तब ना नॉर्मल से दूर होगा, तो TIR होगा। धीरे धीरे दूर भागते भागते अगर रेयरर से डेंसर में भेजे तब ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंडीशन है, कहीं आप TIR नहीं करवा सकते हैं। TIR होने के लिए शर्त है, कंडीशन है। जैसे आप दोस्त को बोलते हैं कि हम तुमको साइकिल पे ले चलेंगे, लेकिन हम कंडीशन है कि तुम हमको 2 समोसा खिलाओ, तो आप उसको साइकिल पे ले जाने के लिए कंडीशन रख दी, यानी आपके साइकिल पे बैठ के तभी जा सकता है आपके साथ जब आपको 2 समोसा खिलाएगा। उसी प्रकार बच्चों, TIR तभी हो सकता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना तभी घट सकती है जब लाइट कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में, अन्यथा नहीं होगा। पहला कंडीशन तो लिखेंगे लाइट, लिखेंगे बच्चों लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम, लाइट मस्ट बी गो फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium। पहला कंडीशन, यानी लाइट को TIR होने के लिए लाइट को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा। हिंदी लिखा, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य जानी होगी, प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अवश्य जानी होगी, दूसरा कंडीशन। अब दूसरा सुन, दूसरा 2 कंडीशन है बच्चों। दूसरा सुनिए भाई, डेंसर से रेयर में जाएगा, ये तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि अगर आप लाइट को जिस मीडियम से भेजते हैं उसी मीडियम में वापस लाना है, तो आपको थोड़ा सा लाइट को भेजना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ग्रेटर एंगल पे। यानी मान लीजिए क्रिटिकल एंगल किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल 42 है, सुनना, मान लीजिए किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, तो 42 डिग्री तक तो सरफेस पे ग्रेज करेगा, यानी सरफेस को छू के निकलेगा। आप थोड़ा सा 42 से थोड़ा सा अधिक पे भेजेंगे तो जिस मीडियम से जाएगा उसी में लौट आए। यानी कहने का अर्थ हुआ बच्चों कि TIR होने के लिए सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो लिखिए दूसरा कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम must be greater than the critical angle। बच्चों ये 2 कंडीशन है TIR के लिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये 2 कंडीशन है, और ये दोनों कंडीशन अलग से पूछ देता है 2 नंबर में।
कि टीआईआर के लिए कंडीशन लिखी, हिंदी लिखा, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अवश्य अधिक होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, अवश्य होनी चाहिए, तभी हो। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अवश्य अधिक होनी चाहिए। चलिए ये आंसर कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का जो क्लास है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी लिखने जा रहे हैं। 2 नंबर लिखेंगे क्वेश्चन, सवाल क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। इस जैसे क्वेश्चन आपको पूछता है उस तरह करवा रहे हैं। establish the relation between, शॉर्ट में बिटवीन लिखा है बच्चों, बिटवीन critical angle and refractive index of medium। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हिंदी लिखा तो क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक के बीच, क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। क्रांतिक कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध स्थापित करें। चलिए थोड़ा सा बच्चों इंक डाल देते हैं, रुक जाइए सवाल में, इंक थोड़ा खत्म है आपका। एकदम घर पे ऐसा समझा रहा हूं, घर पे एक बार तू कॉपी खाली देखो, वीडियो को 2 बार देखो। अब तो फैसिलिटी हो गया आपके पास ना, क्या पता वीडियो अवेलेबल है, ढंग से देखिए, एकदम बारीकी से आपको समझा, लग नहीं रहा है क्रैश कोर्स में है। इस तरह से आपको बहुत सारी बातें समझाई जाती हैं, लेकिन आपको वही बात ध्यान रखना है जिसको एग्जाम से मतलब है। चलिए अब आइए, रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश होगा जरा हम लोग देखते। बहुत इजी, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, याद हो जाएगा। अभी तुमको स्नेल्स लॉ याद है, कहानी खत्म। बार बार बोलता हूं, स्नेल्स लॉ को ध्यान में रखो। जब भी लेक्चर 3 देखो तो उससे पहले का सारा लेक्चर देखो, जब लेक्चर 4 देखो तो उससे पहले का सारा लेक्चर देखो, तब मजा आएगा। सब लेक्चर को देखिए तब मजा आएगा आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों आंसर। पहले बोर्ड पर ध्यान दो। मान लीजिए कि आपका ये इधर है मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब सुनो, टीआईआर होगा, क्रिटिकल एंगल की चर्चा है तो समझ जाओ कि डेंसर ही होगा, यानी ये ज्यादा होगा ये कम होगा। बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, टीआईआर का बात आया मतलब समझ जाइए लाइट डेंसर से रेयरर में गया है तब ये ना होगा। तो ये लिखने के नीचे वाला मीडियम डेंसर है, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, यानी μ1 का मान अधिक होगा किससे, μ2 से। चलिए एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब मान लीजिए कि आपने डेंसर मीडियम से इतना एंगल पे लाइट को भेजा कि रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपवर्तन कोण कितना हो गया बच्चों, 90। तो अगर इधर 90 हुआ है तो एक बात तो तय है कि ये क्या रहा होगा, जल्दी बोलो, ये रहा होगा क्रिटिकल एंगल थीटा से, ये रहा होगा क्रिटिकल एंगल। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है भाई, ये 90 डिग्री है, ऐसे इसका इस संकेत का मतलब होता है 90, लेकिन लोग फिर भी मैं लिख देता हूं। अब मौजूदा क्वेश्चन कर रहा है कि क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल μ1 μ2 यानी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन बोला है ना भाई क्वेश्चन में कि रिलेशन बताइए, रिलेशन एस्टैब्लिश कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच। तो मीडियम का, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 और ये थीटा के बीच हमको रिलेशन पूछा। आइए शुरू करते हैं। कहेंगे बच्चों सब में इत्मीनान से देखो,
अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, जो आदमी नहीं भी पढ़ा ढंग से देखो, स्नेल के नहीं पढ़ा था, कैसे लगाते हैं इसे सुनिए। स्नेल साहब बोले, बताइए यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है, तो स्नेल साहब बोले कि जिससे लाइट जाएगी, किससे गई है, म्यू1 से, उसको जिस मीडियम से जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए। हमने लिख दिया म्यू1। उसी में के कोण का साइन लिखिए। बोलो, बताए थे जिससे जाएगी, इससे ना गई है, इससे, तो जिससे जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी में के एंगल का साइन, तो लिखो साइन थीटा सी, आज एंगल थीटा सी बराबर जिसमें गई, किसमें गई, म्यू2 में, तो म्यू2 लिखो, उसी में के एंगल का साइन, तो इसमें का एंगल कितना है 90, तो साइन 90 लिखिए। अरे बोलो, कोई दिक्कत बच्चों? अब आई म्यू1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन 91 होता है। अरे बोलो, तो यहां से बच्चों इसको नीचे जाने दीजिए, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1। क्लियर है? ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। लेकिन इसको और ऐसे लिखने के लिए और ढंग से, कहीं कहीं रहेगा बुक में थीटा सी इज इक्वल टू, यहां से साइन हटाएंगे तो इधर इनवर्स में आएगा बच्चों, इनवर्स में, इसको इनवर्स बोलते हैं, मैथ वाले जानते होंगे, बायो वाले समझिए, इधर से साइन हटाएंगे तो इधर जाएगा इनवर्स में, म्यू2, देखो ना, म्यू2 अपॉन म्यू1, म्यू2 अपॉन म्यू1। अब इस पर क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आएगा बहुत, ये तो आंसर कंप्लीट हुआ ना, इस पर क्वेश्चन भी आएगा, पहले थोड़ा समझिए। साइन थीटा सी बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1। जरा गौर से देखो, कुछ बात बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बहुत काम देगा। ऊपर में किस मीडियम का, फॉर्मूला में देखो तो ऊपर में किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें लाइट गई है, यानी डेंसर का। ऊपर में रहेगा बच्चों, ऊपर में बाद में लिख लेंगे हम, ऊपर में रहेगा डेंसर का और नीचे में रहेगा रेयर, सॉरी उल्टा बोलो, जिस ऊपर में देखिए म्यू2 है ना, तो म्यू2 किस मीडियम का है, रेयर मीडियम का, जिसमें गई है, तो ऊपर में रहेगा जिसमें गई है और नीचे में रहेगा जिससे गई है। तो किससे गई थी बोलिए, म्यू1 से, किसमें गई थी, म्यू2 में। या सीधे समझिए ना, ऊपर है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे है डेंसर मीडियम। क्लियर है? तो पहले तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कीजिए, आंसर कंप्लीट हो गया, पहले इसको लिखिए जल्दी। अब इस पर बात करेंगे, आज हमको क्वेश्चन बनाना ऑब्जेक्टिव, इसलिए इस पर बात करें। चलिए, आपने लिख लिया, अब रुकिए, आया है मेरे पास, इसको मिटाते हैं हम। मेरे पास आया है फॉर्मूला। अब अलग से इस बात को जो मैं बात बता रहा हूं, रुक जाओ, अभी तो रुको, पहले जहां लिखा है वहीं पे रुक जाओ, कुछ नहीं करना। मान लीजिए ऐसा हो जाए, अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे क्वेश्चन कि जो रेयर मीडियम यहां पर है, इसके यहां पर एयर हो जाता है, एयर, हवा। तो मान लीजिए इफ कंडीशन है बच्चों, इफ म्यू2 इज इक्वल टू 1 हुआ, इसका सीधा मतलब है एयर हो गया। समझाए थे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1। तो अगर दूसरा मीडियम जो रेयर मीडियम है वो अगर एयर होगा तो म्यू2 का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। अच्छा, अब मान लीजिए जिससे गई है लाइट, डेंसर मीडियम, वो है कोई मीडियम है, नहीं पता है वो कोई मीडियम है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है, अभी ना पता है हमको। सब बताइए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, जल्दी देखिए, यहाँ देखिए, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स बच्चों, म्यू2 के जगह पर 1, अब म्यू1 के जगह पर म्यू, तो देखिए ये फॉर्मूला। लेकिन ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हर जगह नहीं, ये स्पेशल फॉर्मूला है। कब? जब दूसरा मीडियम, रेयर मीडियम क्या हो बच्चों, एयर हो, तब। अब पहले जो क्वेश्चन तुम लिखा था उसका आंसर यहां तक फुल कंप्लीट हो गया। पहले उतार जल्द, यहां तक, ये तो लिख ही रहे थे, यहां तक लिखो। अब इस फॉर्मूला पर हम कुछ चर्चा करते हैं। चलिए, आपने आइए हम मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखा करो, वीडियो को पॉज करके लिखा करो। बार बार जो माइक है वो गिर जाता है बच्चों।
रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, माइक को ठीक कर लीजिए, बार बार माइक गिर जाता है, लगाते हैं यहाँ पे। चलिए, तो अब जरा चर्चा करते हैं, क्वेश्चन आएगा इस पर खूब, न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बनेगा, अभी बनाएंगे देखिएगा, इस पर कुछ बात करते हैं पहले, तब न्यूमेरिकल में मजा आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये बताएंगे आपको, पहले थोड़ा क्रिटिकल एंगल पर कुछ चर्चा किया जाए। आइए तो थोड़ा पहले यहां बना देता हूं मैं, ये μ1 डेंसर 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 डेंसर, आइए μ2, ये बच्चों रेयरर, कहने की जरूरत नहीं है, और ये मान लीजिए नॉर्मल है, लाइट ऐसे गई है, और न लिखना अभी, सब लिखना मत, TIR हुआ है, ये θc है, ये 90 है, ध्यान से। डेंसर से गई है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, रेयरर में गई इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सघन विरल, ये θc है। अभी आप क्या देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो लिखेंगे आप कॉपी में, अभी रुकिए क्वेश्चन बनाने के लिए। साइन θc आपने देखा ऊपर में था μ2 अपॉन क्या μ1, इसको कैसे, अच्छे एक और बात, तुम बताओ अभी किसमें चर्चा है, याद करो बताए थे, अभी किसमें चर्चा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। अगर स्पीड में चर्चा हो तब उलट जाएगा, नीचे μ1 है ना तो ऊपर हो जाएगा v1, ऊपर μ2 है तो नीचे हो जाएगा v2। याद करो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी में अभी क्वेश्चन आएगा, उल्टा संबंध है, यानी म्यू के यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमेशा उल्टा लिखना है, किसका, स्पीड को। तो अभी जरा देखिए, पर रुकी चर्चा करेंगे, अभी काम आएगा इसका बहुत हमको, इस फॉर्मूला का। देखिए पहले तो ऊपर में साइन θc बराबर, ऊपर में रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कॉम, और नीचे में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव। याद करने के लिए हम यहां लिखेंगे रेयरर और नीचे लिखेंगे डेंसर, तो तुमको ऐसे रटना है क्वेश्चन बनाते समय, साइन θc बराबर रेयरर बटा डेंसर। याद रखने के लिए रेयरर बटा डेंसर, हमेशा ऊपर में रेयरर यानी कॉम, इसको हम ऐसे भी अपने, अरे अपन कॉपी है रे, कॉम, कॉम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे, ज्यादा कम, और देख लेंगे दोनों में जिसका मान ज्यादा रहेगा उसको नीचे लेंगे, और जो कम रहेगा सो ऊपर जाएगा। क्लियर है बच्चों? और जब स्पीड की बात आएगी तो इसके जस्ट उल्टा, यानी सुनिए, जिससे चली, एक बार फिर से बच्चों क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनेगा इससे, जिससे चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, और जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। लेकिन स्पीड की अगर बात करें तो जिसमें गई उसका स्पीड नीचे, और जिससे चली उसका स्पीड ऊपर, स्पीड में उल्टा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सीधा। और एक और बात मान ले, और थोड़ा तुम डिटेल पढ़ना चाहते हो अच्छा से, तो देखो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू स्पीड के टर्म में v1 अपॉन v2, इसका जस्ट उल्टा, लेमडा के टर्म में जैसे स्पीड का वैसी लेमडा का। और थोड़ा आगे बढ़ गए, बन गया बॉक्स, बन गया बॉक्स। जब जरूरत पर स्टार देके लिखो जल्दी, अगर इसका यूज हुआ, इस इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, जल्दी लिखो। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके आपने लिखा है। अब आइए क्वेश्चन आपके सामने हम लिखते हैं। बच्चों देखिए, क्वेश्चन लिखिए, सवाल दिए। लिखा था क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव का है, क्वेश्चन लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ढंग से सोचते हुए लिखना क्वेश्चन को, सोचते हुए, वाटर एंड
ग्लास एंड ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, refractive index of water and glass are 4/3 and 5/3 रिस्पेक्टिवली। यानी बच्चों सुनो, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले वाटर का हुआ 4/3 और ग्लास का कितना है 5/3। अब आगे बढ़िए। अ light ray is going to water from ग्लास। यानी ग्लास से कहां जा रही है? अच्छा देखो तो, चेक करो तो, देखो ध्यान से सुनो, किसका ज्यादा है? दोनों में वैल्यू बोल। ये ज्यादा होगा, अरे 5 में 3 से भाग, यहां 4 में 3 से भाग, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वाटर का कम है, तो वाटर हो गया ग्लास के तुलना में, वाटर हो गया रेयर और ग्लास हो गया डेंसर। तो लाइट कहां जा रही है? फ्रॉम ग्लास, यानी ग्लास से वाटर में, यानी डेंसर से रेयर में, तो TIR होगा। TIR का कंडीशन बन रहा है। आगे बढ़िए अभी। तो क्या पूछ रहा है भाई? then its critical angle will be 4 ऑप्शन है बच्चों। ए में साइन इनवर्स 4/5, बी में साइन इनवर्स 5/4, सी में साइन इनवर्स 1/2, डी में बच्चों साइन इनवर्स 2/1। ये 4 ऑप्शन है। जल्दी पहले हिंदी लिखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बन गया 1 लाइन का क्वेश्चन है। ये गेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन, ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा, गेस्ट पेपर में क्वेश्चन है इस तरह का, यही क्वेश्चन शायद उसमें भी है। लिखे थे हिंदी। जल एवं कांच का अपवर्तनांक, क्रमशः 4/3 एवं 5/3 है। 4/3 एवं 5/3 है। फुल स्टॉप। प्रकाश की किरण कांच से चलकर जल में प्रवेश करती है। प्रकाश की किरण कांच से चलकर जल में प्रवेश करती है। तो कांच का क्रांति कोण होगा। होगा के बाद हाइफन दिए, 4 ऑप्शन लिखे जल्दी नीचे में। चलिए आपने लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखा करो। अब देखिए सॉल्यूशन, 1 सेकेंड में बन जाएगा। कुछ नहीं है, थ्योरी कंप्लीट है तो कुछ है ही नहीं। अभी आपको सिखाए थे, हो गया, बन गया। देखिए बोर्ड पर, थोड़ा सा ऐसे जरूरत नहीं है फिगर का, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छा है समझाने के लिए लो फिगर बनाया था। नीचे क्या होगा बच्चों? ग्लास, यानी जल्दी बोलो 5/3, ये μ1 का काम किया। ऊपर क्या होगा बच्चों? वाटर, यानी जल्दी बोलो 4/3, ये μ2 का काम किया। क्लियर है? तो बताइए ना, अभी ये ना पढ़े हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं बच्चों साइन थीटा सी बराबर बोल कॉम बटा, अरे रियरर बटा में डेंसर, तो रियरर कौन है, कॉम कौन है? जल्दी बोलो ना यार। μ2 बटा μ1 कॉम है 4/3, अब बटा में ज्यादा कौन था, यानी डेंसर कौन था? 5/3, तो 5/3। चलो ठीक है। देखो अब गुना में लिया, हो गया, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 4/3, गुना में जाएगा 3 ऊपर, नीचे में क्या बच्चों 5। अरे बोलो यार, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 4/5। तो यहां से बच्चों थीटा सी बराबर साइन इनवर्स, जल्दी बोला, साइन इनवर्स 4/3 आंसर।
देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए होगा शायद। हो गया, कुछ नहीं है, थ्योरी याद रहना चाहिए। साइन थीटा सी बराबर फॉर्मूला एकदम रट लो, कम बटा ज्यादा, यानी रियरर बटा डेंसर, रियरर बटा डेंसर, बस। चलिए, क्वेश्चन तो अभी और है, लेकिन बच्चों यहीं पे बात को, वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको मजा नहीं आएगा देखने में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग तुरंत। चलिए रोकते हैं यहीं पे बात को।